गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ हम अपना 4 कंटेंट्स लेकर आए हैं जो आपको जीवन को बदल सकता है, आपको परीक्षा में पास करवा सकता है, आपके लिए हर हालत में फायदे की बात है। हम मेहनत करते हैं और आशा करते हैं कि आप भी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत एकमात्र है, परिश्रम एकमात्र है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, और सफलता के लिए एकमात्र कुंजी है परिश्रम। अब परिश्रम, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जानकारी हासिल करते रहिए, क्योंकि जिंदगी के आखिरी पल तक इंसान सीखता है। इसलिए सीखने के लिए चले हम अपना कंटेंट्स की ओर। पहला कंटेंट्स होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद कर चुके थे, और फिर थेलस थ्योरम एक्सरसाइज 7A के 2 बता देंगे। फिर तथ्यांकन प्रणाली की भ्रामक अवधारणा से जो इतिहास विकृतीकरण आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और चौथा कंटेंट है, क्या पॉलीग्रोथा ही पाटलिपुत्र था? यह भी शक की विषय है, वास्तव में था नहीं, लेकिन जबरदस्ती यूनानी लोग बना दिए हैं। उससे होगा कुछ नहीं। हमारा इतिहास का स्वर्णिम भविष्य अभी है। इसलिए माननीय मोदी जी से हम आग्रह करेंगे कि विद्वानों का एक टीम बनाकर हमारा स्वर्णिम इतिहास फिर से लिखा जाए। जो मेरा इतिहास में भ्रांतियां फैला दी गई है कि हम वेद को नहीं मानेंगे, पुराण को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानिएगा? क्योंकि इसमें जो तथ्यांकन प्रणाली इतना बेस्ट दिया हुआ है कि आज तक नहीं, वहां 7 सूर्यों का भी आगमन इस पृथ्वी पर होगा और तभी पृथ्वी का विनाश होगा और फिर से हमारा पृथ्वी चालू होता है। ये बहुत दिनों का अनुभव की बात लिखा हुआ इसमें है, और वो लोग कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। ये असंभव सी बात है कि हमारा जो तथ्यांकन प्रणाली, हमारा भारतीय इतिहास जो वेद से शुरू होता है, उसको मानने से इनकार करना बड़ा ही हमारे लिए विभत्स विषय है। हम इसको कभी भी होने नहीं देंगे, और हम आशा और विश्वास करेंगे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि विद्वानों का टीम बनाकर हमारा स्वर्णिम इतिहास लिख दिया जाए, ताकि दुनिया वालों को यह पता चले कि भारत सोने का चिड़िया था, है और रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी कंटेंट्स पर चलता हूं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में। मैं बताऊंगा कि इसे गोलमेज सम्मेलन का क्यों हुआ, क्या उसकी मजबूरी थी अंग्रेजों का गोलमेज सम्मेलन करवाया, ये भी बताएंगे। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, जो मेरे दिमाग की उपज है, और ये भी बताएंगे। 1932 में लंदन में तृतीय और अंतिम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पुनः कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति की रिपोर्ट व कुछ संशोधनों के पश्चात संसद में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया, जो आंशिक संशोधन के पश्चात भारत में नवीन संविधान लागू होने के पूर्व तक लागू रहा। यह भी बड़ा सोचनीय विषय है। कम्युनिकेशन अवार्ड, कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड पुणे समझौता 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजेड मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की थी कि अगर भारतीय प्रतिनिधि अपना सांप्रदायिक समस्याओं को शीघ्र न सुलझा सके तो वे मजबूरन इस संबंध में अपना निर्णय दे देंगे, और हुआ भी यही। क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना साहब और हमारे माननीय अंबेडकर साहब ने अपने जातियों के लिए मांग कर दिया था, जिससे गांधी जी नाराज होकर चले वहां से उठ गए थे। और वो जातीय जो मांग था उसी को समझाने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया था कि
आप सुलझा लीजिए अपना जातीय हिंसा और जातीय विवाद, तभी हम कुछ करेंगे। भारतीय प्रतिनिधि महत्व सांप्रदायिक समस्याओं को लेकर कोई समझौता न हो सका और अतः 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा कर दिया, जिसके सांप्रदायिक पंचायत अथवा कॉमनल अवार्ड कहा जाता है। अपनी इस घोषणा में मैकडोनाल्ड ने मुसलमान, सिख, ईसाई और हरिजन के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था की। अंग्रेज यही चाहते थे कि आपस में हिंदू लोग लड़ जाए और हम उसका फायदा उठा लें। इस घोषणा का वास्तविक उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाना था। हम बताए थे कि भारतीय एकता को क्षति पहुंचाना मेन था। गांधी जी ने मैकडोनाल्ड को पत्र द्वारा चेतावनी दी, एक पत्र द्वारा लिखा और चेतावनी दी कि अपना निर्णय 20 सितंबर 1932 तक वापस ले ले, नहीं तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। गांधी जी ने इस पत्र की ओर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः क्योंकि ब्रिटिश सरकार को इससे फायदा था कि आपस में लोग लड़ेंगे, हम फायदा उठाएंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मैं भारत में राज करूंगा। अतः 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में अम्बेडकर व गांधी जी के मत से 26 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ, जो पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के साथ गांधी जी आमरण अनशन समाप्त कर दिया और एक मुक्ति दिवस आया 1939 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल को सूचित किए बिना ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेसियों के इस कार्य से मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला हम आंदोलन का 5वां चरण, 4 चरण बता चुके थे, आज 5वां चरण अगले हम एपिसोड में बता देंगे और इस पर थोड़ा अपना कमेंट देते हैं कि क्या कारण था गोलमेज सम्मेलन का। क्योंकि भारतीयों की अपनी शक्ति का जानकारी मिल गया था प्रथम विश्व युद्ध से और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए व्याकुल हो गए थे भारतीय लोग कि अब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए बिना रहेंगे नहीं। अंग्रेजों का शक्ति को उन्होंने पहचान लिया था और प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीयों में शक्ति भरा था कि भारत के बल पर ही प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, जीता गया था, क्योंकि भारतीय सैनिक इतनी मजबूत थे कि पूरे विश्व में इनका नाम था। यही कारण था कि बार बार गोलमेज सम्मेलन के द्वारा भारतीयों को समझाने की कोशिश किया जा रहा था कि समझ जाओ, लेकिन समझता का जब अपनी शक्ति को परिचय हो गया कि हम हर हालत में अंग्रेजों से दिमाग में, शक्ति में, सभी चीज में आ गए, तो फिर हम पर राज क्यों करेगा। ये बड़ा ही सोचनीय विषय था। यही था मेन उद्देश्य। और मुक्ति दिवस में आप देख लिए कि जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा दिया कि भारत हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे तरफ से है, जबकि इन्होंने कोई बात नहीं हुआ था और इन्होंने जबरदस्ती इंडियन को घसीट दिया था। यह भी कारण था। यानी अंग्रेज जानते थे भारतीयों में बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को हमेशा यूज करते थे। अब दूसरी ओर हम चलते हैं थेलस थ्योरम 7 में, D and E are the points on the side AB and AC respectively of त्रिभुज BC such that B समानांतर BC। We know that by Thales theorem, ये जानेंगे AB बटा B बराबर A बटा EC, बस सही है सब जगह। AB का मान दिया हुआ, सब मान दिया हुआ, इसलिए x बटा इतना, इसलिए x प्लस 2 बाई x माइनस 1, x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस x और x स्क्वायर माइनस 4 a प्लस बी इंटू माइनस बी हो गया। इसलिए ये हो गया। आपको हम ये ले ले गुड भी कर सकते हैं। x बराबर 4 सेंटीमीटर पहला आंसर हो गया। दूसरा में है AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BB बराबर x माइनस 4 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर है, EC बराबर 3 माइनस 19 सेंटीमीटर। थेलस थ्योरम मान रख दे, इसलिए इतना आया। ये सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, इसमें लेवन आएगा, बहुत आराम है। तीसरा है एडी बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एडी बटा ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया हुआ,
इसी बराबर 3x दिया हुआ है, एडी बटा डी बटा एसी बाई थेलस थ्योरम। इसलिए इतना हो गया, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इसलिए 27x स्क्वायर माइनस 4 पे 12x, 15x स्क्वायर प्लस 20x और फिर 2 से किए तो 3x माइनस 6x माइनस 1 और गुना किया, फिर सबको इधर ला दिए तो 21 स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर और 12x और 20 में से 6 गया 14, इसलिए उधर से प्लस आया तो माइनस x, 8 उधर से माइनस आया तो प्लस हो गया। इस प्रकार 6x स्क्वायर माइनस 26 से प्लस 8 इक्वल टू 0 और इसको तोड़ दिए, 24 दूनी 48 हो गया, तो 8 छक 48 होता है, इसलिए इसको तोड़ करके बना दिए। और इस प्रकार x माइनस 4 बराबर 6 माइनस x बराबर 4, इसलिए 4 सेंटीमीटर सभी है। अब 0.33 इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए इम्पॉसिबल है। अब हम अगला चलते हैं, तिथ्यांकन प्रणाली में जो गलती हुई है जिसके कारण हमारे भारतीय इतिहास का विकृतीकरण अंग्रेजों ने कर दिया, उस पर हम चल रहे थे। बड़ा ही सोचनीय विषय है। मैं जो विषय लेकर चला हूं उसको समाप्त करके ही दम लेता हूं, इसलिए अभी चल रहा तिथ्यांकन प्रणाली में गलतियां। यह कि एप्लियस एवं शुक्ला ने भी सिंधु सभ्यता का पृष्ठ 312 इस प्रणाली की प्रमाणिकता पर संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि विद्वान कार्बन 14 विधि के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे इतनी निश्चित रूप से सही तिथि बताने वाली विधि नहीं मानते जितना कि शुरू में है। जब इस विधि को खोज हुई थी तो विदेशों में अंतरिक्ष का कालानुक्रमिका डेंटोक्रोनोलॉजी विधि से प्राप्त और अपूर्ण मध्यका क्ले वर्ग परीक्षण से प्राप्त तिथियां और कार्बन 14 विधि से प्राप्त तिथियों में पर्याप्त अंतर पाया गया। मिस्र और मेसोपोटामिया के मध्य युगीन अनेक सिद्ध ऐतिहासिक तिथियों को जब कार्बन 14 विधि से परीक्षण किया गया तो वो काफी समय बाद निकली। कार्बन 14 विधि के अनुसार तृतीय राजवंश जोसोर की जो तिथि निकली वह उत्तराधिकारी हुनी के लगभग निश्चित तिथि से 800 वर्ष बाद की रही। बहुत संभव है कि उन्हीं बातों को देखकर व्हीलर का यह मत बना हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का कार्बन तिथ्यांकन प्रणाली के आधार पर निकाली गई तिथियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। प्रोफेसर लाल ने भी अयोध्या में किए गए पूर्व उत्खनन से प्राप्त सामग्री को इसी विधि से परीक्षण करके श्री राम के और श्री कृष्ण के बाद हुए बताया है। श्री राम को श्री कृष्ण के बाद हुआ बताया है, किंतु 1903 में किए गए उत्खनन सामग्री का विश्लेषण में पूर्व निर्धारित तथ्यों के बदल दिया। अब श्री राम को श्री कृष्ण के पूर्व हुआ माना गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन 14 तिथ्यांकन प्रणाली में स्वयं ही संदेह के घेरे में बनी हुई है। ऐसी विधि के आधार पर निकाला गया ऐतिहासिक निर्णय कहां तक सही मान योग्य है यह विचारणीय प्रश्न है। पाश्चात्य विद्वानों का संस्कृत का कचरे ज्ञान की श्रेष्ठता पर विश्वास कर हम भारतीय इतिहास को और गलत की ओर लेते जा रहे थे। अब अगले तिथि में हम बता देंगे कि कैसे उन्होंने गलती किया है। अब अगला है एपिसोड मेरा कि क्या पोलीब्रोथा ही पाटलिपुत्र था। यूनानियों की कल्पना का भारत पोलीब्रोथा का आगे क्योंकि उसके अनुसार पालीब्रोथा में से होकर एक पथ भारत को जाता था। यदि ऐसा ही था तो क्या यूनानी की दृष्टि में पाटलिपुत्र के पश्चिम में फैला इतना बड़ा भूभाग भारत का नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि क्योंकि इसके अनुसार पालीब्रोथा में से होकर एक पथ भारत से जाता था। यदि ऐसा ही था तो क्या यूनानी की दृष्टि पाटलिपुत्र का पश्चिम में फैला हुआ इतना भूभाग भारत नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि विभिन्न यूनानी लेखकों ने अपनी रचनाओं में भारत के जो
लंबाई चौड़ाई बताई है, पूरे भारत की माप है। सिंधु पुलिंद के पश्चिमी राज्य की सीमा पर बताया है। यदि पाटलिपुत्र से इसका संबंध जोड़ा जाए तो बिहार में कौन सा सिंधु पुलिंद था, यह बात एकदम असंभव लगती है। महाभारत के अनुसार तो सिंधु पुलिंद उस समय, पुलिंदक के उस समय अलग राज्य थे जो संभवतः भारत के मध्य क्षेत्र में थे। छठा, पालिब्रोथा को पाटलिपुत्र मान लेने पर न तो यहाँ का गंगा जमुना का संगम 425 मील ही बताता है और न ही समुद्र तट से पाटलिपुत्र 738 मील ही बताता है। बनता, समुद्र में पाटलिपुत्र कितनी दूरी तभी निश्चित की जा सकती है जब पालिब्रोथा निश्चित नहीं था। मेगास्थनीज के अनुसार पालिब्रोथा गंगा और नवोशा हिरण्यवाहु के संगम पर बसा हुआ था, जबकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। यूनानी लेखक कावेरियन में लिखा है कि यह संगम प्रशसी राज्य की सीमा में था और मेगास्थनीज के अनुसार प्रशसी राज्य सीमा सिंधु पुलिंद तक थी और यह कहाँ गंगा जमुना का संगम और कहाँ गंगा और सोन का संगम, कहाँ सिंध और पुलिंद, इन सब के साथ पाटलिपुत्र का संबंध कैसे जोड़ा गया, यह सब बड़ी विचित्र लगता है। इस सभी तथ्यों और अन्य बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेगास्थनीज या अन्य यूनानी लेखक भारत को सही भौगोलिक स्थिति का समझ पाने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो यूनानी दार्शनिक या जो बाहर से लोग आए वो सही ढंग से भारत का वर्णन नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब जरूरत है हमारी भारतीय इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का, सही और सत्य लिखने का ये समय आ गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा और अगले एपिसोड में फिर नए उमंग और उत्साह के साथ इन सब विषयों का चर्चा करूंगा और आपको भी 5वीं स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा आजादी के करीब का था इसके बारे में बताऊंगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, देखना मत भूलिएगा। और यदि इससे आपको कुछ ज्ञान मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।